लोकसभा में बीजेपी पर जमकर निशाना साधा आज प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने। उन्होंने आरटीआई को अपनी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि बताई और इसके साथ ही बीजेपी पर वो जमकर निशाना साधते नजर आए। उन्होंने कहा कि हमें उनसे है वफा की उम्मीद जो नहीं जानते वफा क्या है, यानी बड़े ही शायराना अंदाज में और मुहावरों के साथ आज प्रहार किया बीजेपी पर प्रधानमंत्री ने। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हालांकि पिछले कुछ दिनों से अक्सर वो इस तरह के मुहावरों और शेरों का इस्तेमाल करते रहे हैं, लेकिन एक बार फिर से ये बहुत महत्वपूर्ण सत्र है क्योंकि चुनावी साल के पहले, बजट के बाद और खास तौर पर ऐसे वक्त पर जब विकास दर बिल्कुल निचले स्तर पर है। पिछले क्वार्टर में जो विकास दर है वो 4.5 के इर्द गिर्द है। ऐसे वक्त पर उन्होंने इसे चुनौती और चिंता का विषय जरूर बताया, लेकिन इसके साथ ही ये कहा कि एनडीए की सरकारों से हमने बेहतर प्रदर्शन किया है, चाहे वो विकास दर हो, जो हमारा एवरेज है वो उनके एवरेज से कहीं बेहतर है। अब इस पर बीजेपी की प्रतिक्रिया है। राजनाथ सिंह ने कहा है कि चुनावों में हार का डर है, जिस वजह से प्रधानमंत्री ऐसी बात कह रहे हैं। हालांकि आपको बताएं, ये देखिए, पीएम को चुनाव में हार का डर, तभी इस तरह की बात की कहा है राजनाथ सिंह ने। A few days ago, a conclave of the National Council of the BJP assembled in Delhi used the choicest abuses for the Congress establishment, the Congress leadership, and including myself. It is not my intention to reply them in that language because I do believe that our work and our performance are the best judges that we have achieved. As the poet has said, हमको है उनसे वफा की उम्मीद जो जानते नहीं वफा क्या है। अगली खबर का रुख करते हैं। कुंडा में सीओ समेत 3 लोगों के मर्डर से मुश्किल में घिरे यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज बलीपुर गांव के प्रधान के घर वालों के आंसू पोंछने बलीपुर पहुंचे। उन्होंने कुंडा के सीओ के कातिलों को सजा दिलाने का भरोसा दिलाया मीडिया के सामने। उधर लखनऊ में इस मसले पर बीएसपी ने विधानसभा में जमकर हंगामा किया। अफसोसनाक हादसा है, लेकिन इस हादसे में जितनी तेजी से और जितनी सख्त कार्रवाई की है वो भी खुद में एक मिसाल है। बसपा इल्जाम दे रही है और बसपा ने कहा है कि सरकार बर्खास्त करें। उनके जमाने में जो कुछ हुआ हम 1 साल बाद इसको नहीं कहना चाहते, लेकिन क्या इस तरह की कार्रवाई नहीं, तो उनका जो वो विरोध है वो तो जायज है। जब अभी तक जो जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है, जब उनको अरेस्ट नहीं किया गया है, तो इसलिए वो लोग सड़कों पे उतर रहे। कुंडा कांड पर चौतरफा हमले झेल रहे अखिलेश यादव आज बलीपुर के ग्राम प्रधान के घर मरहम लगाने पहुंचे। प्रधान नन्हे यादव और उनके भाई के हत्या के बाद ही डीएसपी जिया उल हक को मौत के घाट उतारा गया था। मुख्यमंत्री ने नन्हे यादव के परिवार को भी मुआवजे का मरहम लगा दिया। अखिलेश यादव ने नन्हे यादव और उनके भाई के परिवार को 20-20 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया। पीड़ित परिवार को हर तरह की मदद का भरोसा दिया और लगे हाथ ये भी कह दिया कि सीबीआई जांच में राज्य सरकार पूरी मदद करेगी। सरकार ने लगातार कार्रवाई की है, जो उनकी मांग थी सीबीआई जांच की, 1 मिनट भी विचार नहीं किया, सीबीआई को जांच दे दी गई है। बहुजन समाज पार्टी ने यूपी में बदहाल कानून व्यवस्था को लेकर विधानसभा में हंगामा खड़ा कर दिया। सबसे बड़ा सवाल वही कि राजा भैया समेत तमाम आरोपियों की गिरफ्तारी में देरी क्यों। इन्वेस्टिगेशन जारी है। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का प्रोरोगेटिव है चार्जशीट के पहले कौन कौन मुलजिम है उनको बनाना और कोई निर्दोष है तो निकालना। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का प्रोरोगेटिव है। उधर कुंडा कांड को लेकर एक और पुलिसकर्मी पर गाज गिरी। थाना अध्यक्ष मनोज शुक्ला को भी निलंबित कर दिया गया है। अब तक इस मामले में कुल 4 पुलिस वाले सस्पेंड किए जा चुके हैं, लेकिन गिरफ्तारी अब तक सिर्फ 2 लोगों की हुई है। आज तक ब्यूरो।
अभी भी लेकिन मंजिल बहुत दूर है, सवालों के घेरे में है। जिस तरह से जांच प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, गोलियों को लेकर ही मतभेद है, जिसमें पत्नी ने पहले कहा 3 गोलियां थी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 1 गोली की बात सामने आई। बहरहाल अभी तमाम तथ्य आने में शायद बहुत वक्त लगेगा, लेकिन सीबीआई जांच किस तरह से आगे बढ़ती है सबकी रहेगी नजर। अगली खबर का रुख करते हैं। अपराधियों को पकड़ने वाली पुलिस और कोर्ट में अपराधियों को सजा दिलवाने वाले वकील, जुर्म के खिलाफ लड़ने वाली ये 2 संस्थाएं आज आपस में ही लड़ पड़ी। एक जगह नहीं बल्कि देश के 3 बड़े शहरों में पुलिस और वकीलों के बीच जमकर झड़प हुई। क्या है ये पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। तीन शहर, जयपुर, चंडीगढ़, गोरखपुर, लेकिन तस्वीर एक जैसी। एक तरफ पुलिस और दूसरी तरफ वकील, दोनों के बीच संग्राम छिड़ा हुआ है। लाठियां चल रही हैं, आंसू गैस के गोले चले जा रहे हैं, पानी की बौछारें भी हो रही हैं। लेकिन किस लिए, आइए सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। शुरुआत जयपुर से। दरअसल राजस्थान विधानसभा के बाहर वकील अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करने पहुंचे थे, लेकिन शांतिपूर्ण प्रदर्शन गर्मा गर्म झड़प में तब्दील होते देर नहीं लगी। पुलिस ने लाठियां भजी तो वकीलों ने भी लाठी का जवाब लाठी से देने की कोशिश की। लाठियों से काम नहीं बना तो कुछ ने पत्थर उठा लिया, लेकिन भारी पुलिस बल के आगे भला वकील कब तक टिकते। जब पुलिस वालों के सब्र का बांध टूटा तो उन्होंने आंसू गैस का ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। आंदोलन किसी एक वकील का सिर फोड़ने का नहीं है, ये सब पूरे राजस्थान का आंदोलन है और सब की सरकार को फाड़ कर। झड़प में कुछ वकीलों और पुलिस वालों को चोटें आई हैं। अब वकील चाहते हैं कि लाठी चलाने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हो। चंडीगढ़ में पुलिस वकीलों में भिड़न। ये तस्वीर चंडीगढ़ की है। बैरिकेडिंग की एक तरफ पुलिस और दूसरी तरफ वकील। राजभवन के बाहर पुलिस और वकीलों के बीच झड़प लंबी चली। वकील राजभवन की तरफ बढ़ना चाहते थे तो पुलिस उन्हें रोकने में लगी थी। जब वकील नहीं माने तो पुलिस ने पहले लाठीचार्ज किया और फिर पानी की बौछार छोड़ दी। डीएसपी पर उतरा वकीलों का गुस्सा। गोरखपुर की ये तस्वीरें बता रही हैं कि यहां भी वकीलों और पुलिस में ठनी हुई है। इस तस्वीर की पूरी कहानी सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। बताया जाता है कि वकीलों ने बांसगांव के सीओ की जमकर पिटाई कर दी। मौके पर डीएसपी भी मौजूद थे। वकीलों का उग्र रूप देखकर उन्हें जान बचाने के लिए जज के चैम्बर में छिपना पड़ा। वकीलों का आरोप है कि सीओ रेप की शिकार एक लड़की को जज के सामने पुलिस वाले का नाम न लेने के लिए धमका रहे थे। एक दिन 3 शहर, मंजर एक जैसा। लगता है बुधवार का दिन वकीलों और पुलिस के लिए ठीक नहीं था। गोरखपुर से गजेंद्र त्रिपाठी और जयपुर से शरद कुमार के साथ सत्येंद्र चौहान। चंडीगढ़, आज तक। इधर पटना की बात करते हैं बिगड़े हालात पर, क्योंकि पटना में कल शिक्षा मित्रों पर हुए पुलिस लाठीचार्ज का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। आज विधानसभा के अंदर और बाहर आरजेडी ने इस मुद्दे पर नीतीश सरकार पर हमला बोला। उधर देश की सर्वोच्च अदालत ने भी इसका संज्ञान लेते हुए बिहार सरकार से जवाब मांग लिया है। आरजेडी विधायकों का यह गुस्सा पटना में मंगलवार को शिक्षा मित्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर है। विधानसभा के बाहर आरजेडी विधायक इकट्ठा हुए और नीतीश सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। लाठीचार्ज को लेकर बिहार विधानसभा में भी जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष कार्य स्थगन प्रस्ताव लाना चाहता था, लेकिन अध्यक्ष ने इसकी इजाजत नहीं दी।
हंगामे के कारण विधानसभा 1 घंटे के लिए स्थगित कर दी गई। बाद में विपक्ष ने राज्यपाल को सरकार के खिलाफ ज्ञापन दिया। सरकार चुपचाप बैठी हुई है। कल आप लोगों ने मुख्यमंत्री से भी बात करने का प्रयास किया, मुख्यमंत्री तो चुपचाप गाड़ी उगाड़ के चले गए। तो सरकार के पास कोई जवाब नहीं है, सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। उधर इस मामले का सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वतः संज्ञान लिया है। तरनतारण में महिला की पिटाई और बिहार में शिक्षा मित्रों, खासकर महिला शिक्षकों पर लाठीचार्ज पर सुप्रीम कोर्ट ने बिहार और पंजाब सरकार को नोटिस देते हुए जवाब मांगा है। इस बीच बिहार सरकार ने साफ कर दिया कि प्रक्रिया के तहत सुप्रीम कोर्ट को जवाब दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट से कोई जवाब मांगा जाता है, स्पष्टीकरण मांगा जाता है या विषय की पूरी जानकारी मांगी जाती है, जो विहित प्रक्रिया उसके तहत सरकार उस पूरी बात को कोर्ट के समक्ष रखेगी और हम लोग का कोर्ट पर पूरा विश्वास रहा है, भरोसा रहा है, हम उसको रखेंगे और सुप्रीम कोर्ट के सामने सच्चाई आएगी और जो भी न्यायिक फैसला है उसका हम भाग लेंगे। जो न्यायिक निर्णय होगा उसका हम सम्मान करेंगे। गौरतलब है कि बराबर वेतनमान को लेकर शिक्षा मित्र कई दिनों से पटना के आर ब्लॉक चौराहे पर धरना दे रहे थे और मंगलवार को शिक्षा मित्रों के आंदोलन ने उग्र रूप ले लिया। उग्र शिक्षा मित्रों को शांत करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले और पानी की बौछार के साथ लाठियों की बरसात की। बाद में प्रदर्शनकारियों ने बसों और जीपों में आग लगा दी। बहरहाल शिक्षा मित्रों की मांग पूरी होगी या नहीं इसका तो पता नहीं, लेकिन सियासी बवाल जरूर शुरू हो गया है। पटना से सुजीत कुमार झा के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक। पंजाब का तरनतारन जिला पिछले 2 दिनों से सुर्खियों में है। कल पुलिस ने बेहद बेशर्मी से एक महिला को सड़क पर दौड़ा कर पीटा था, लेकिन आज एक घटना में पंजाब पुलिस के एएसआई की मौत हो गई। आखिर तरनतारन को किसकी नजर लग गई? तरनतारन जिले के जियोवाला गांव में देर रात एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर कुलवीर सिंह की मौत हो गई। कुलवीर सिंह पुलिस टीम के साथ उन किसान नेताओं को पकड़ने गए थे जिन्होंने रेल रोको आंदोलन का ऐलान कर रखा था, लेकिन किसानों ने पुलिस टीम को बंधक बना लिया। बाद में एएसआई कुलवीर सिंह की मौत की खबर सामने आई, लेकिन पंजाब पुलिस किसानों के साथ झड़प में एएसआई की मौत से इनकार कर रही है। पंजाब पुलिस का कहना है कि एएसआई की मौत सामान्य परिस्थिति में हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असली कारणों का पता चलेगा, लेकिन इस घटना की गूंज दिल्ली तक उठी है। एक तो किसानों को इससे सावधान होना चाहिए और दूसरा सरकार को इस मामले में सख्ती से पेश आना चाहिए और जो भी अपराधी हैं उनको कानून अनुसार अपने किए की सजा दी जानी चाहिए। एक तो जो सरकार का इकबाल है वो बिल्कुल समाप्त हो गया है और दूसरा प्रदेश अराजकता की ओर बढ़ रहा है और इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि पंजाब के लोग इस बात को अपने संज्ञान में लें कि जो प्रदेश है वो किस दिशा में जा रहा है और इस पे बहुत गंभीरता से चिंता करने की जरूरत है। तरनतारन में एएसआई की मौत का रहस्य तो तब खुलेगा जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, लेकिन सवाल उठे हैं कि कहीं किसानों ने ही तो नहीं कर दी एएसआई की हत्या। सत्येंद्र चौहान, तरनतारन, आज तक। दिल्ली एनसीआर अब भी महिलाओं को डराती है। ग्रेटर नोएडा में चलती कार में बलात्कार हुआ, दिल्ली में नशीली चीज खिलाकर दुष्कर्म। पिछले साल के मुकाबले दुगने हो गए हैं दिल्ली में रेप के मामले। एक बार फिर बलात्कार की घटनाओं से दहल गया है दिल्ली एनसीआर। ग्रेटर नोएडा में अपने गांव में घूम रही लड़की को 4 दरिंदे गाड़ी में जबरन खींच लेते हैं, फिर चलती गाड़ी में लड़की से सामूहिक बलात्कार होता है और फिर हैवानियत की हदें पार करने के बाद चारों दरिंदे गाड़ी से पीड़ित लड़की को फेंक देते हैं, इस हिदायत के साथ कि किसी को कुछ बताने की कोशिश की तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। जब बोला जाता है ना फोन ही किया तो तुम्हारे घर से किसी लोग मार देंगे या तुम्हारे पापा आया भाई किसी मार देंगे, तुम्हें जरूर आना पड़ेगा। फिर मैं उन्हें बहुत डराई में चली गई, फिर पुस्ता पे जाकर उन्हें मेरे गाड़ी में घेर दी एकदम जल्दी से। हैवानियत ने दिल्ली में भी कहर बरपाया है। वेलकम इलाके में एक 25 साल की महिला के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। महिला का आरोप है कि नौकरी का झांसा देकर 4 लोगों ने उसे नशीला पदार्थ खिलाया और फिर उसके साथ बलात्कार किया। इस साल दिल्ली में औसतन हर रोज बलात्कार की 4 घटनाएं हुई हैं। पिछले साल की तुलना में इस आंकड़े में दोगुने का इजाफा है। 1 जनवरी 2013 से 15 फरवरी 2013 तक के आंकड़े बताते हैं
कि दिल्ली में इतने ही दिनों में बलात्कार के 181 मामले हुए। ग्रेटर नोएडा से भूपेंद्र चौधरी के साथ पुनीत शर्मा, दिल्ली आज तक।